कुछ हम रिक्रूटमेंट में देख चुके हैं। बार बार ऐसा लगता है कि बस अब तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक चीज रहती है हमारी और वो है जॉब पोस्टिंग। यस, वैसे तो रिक्रूटमेंट में अभी बहुत कुछ बचा है और उसकी सीरीज मैं लाती जा रही हूँ, लेकिन एक जॉब पोस्टिंग है जो हमें बहुत परेशान करती है। यस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, हमें कह दी जाती है कि भाई जॉब पोस्ट करो, इतनी सारी हायरिंग करनी है और वहां समझ नहीं आता। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में भी स्ट्रांग हैं, तब भी ये चीज समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पोर्टल यूज करें। और पोर्टल भी अगर हमें खोल के सामने दे दिया तो ऐसी क्या बेसिक चीजें हैं जो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जॉब पोस्टिंग्स के लिए, राइट? सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब पोस्टिंग्स के बारे में। यस, अगर हम एचआर रिक्रूटर हैं या फिर हम एग्जीक्यूटिव हैं, ऑपरेशंस में हैं, जनरलिस्ट है और हमें काम दे दिया गया है रिक्रूटमेंट का, हमें काम दे दिया गया है कि भाई जॉब पोस्टिंग करो, ये सारी वैकेंसीज हैं, तो जॉब पोस्टिंग्स कैसे करें। नाउ पोर्टल चाहे कोई भी हो, कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो सेम रहेंगी और वो सारी चीजें सेम जो हैं वो हमारे पास पहले अवेलेबल होनी चाहिए। यस, क्योंकि अगर वही चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो जॉब पोस्टिंग तो भूल ही जाइए। हम जब पोर्टल खोलेंगे तो हम वहीं पे पजल हो जाएंगे और एक जॉब को पोस्ट करने में घंटों निकल जाएंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो क्यों ना पहले एक लिस्टिंग बना लें जिसमें जॉब पोस्टिंग करने से पहले क्या बेसिक चीजें चाहिए उसके बारे में बात कर ले। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जो आज चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी। यस, आपसे इंटरव्यूअर बहुत आसानी से ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जॉब पोस्टिंग करने के लिए चाहिए, राइट? या फिर आपसे कहा जा सकता है कि भाई जॉब पोस्टिंग करके दिखाओ लाइव, तो आपको कुछ चीजें उनसे डिमांड करनी होंगी। अगर आप डिमांड नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपको जॉब पोस्टिंग्स करना आता ही नहीं है। ओके, सो ज्यादा डिले नहीं करते हुए हम इस पे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी 5 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्री रिक्विजिट्स है, जो जॉब पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला आ जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड की स्किल्स। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए हैं जिसमें हम जॉब सर्च कर रहे थे और वहां आपने देखा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले मेंशन होता है और डिटेल में मेंशन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर हम कह सकते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और की स्किल्स भी मेंशन होती हैं जो आपको पोर्टल में फिल करनी होंगी फिल्टर्स में। तो सबसे पहली चीज वो है, या तो वो आपको ड्राफ्ट करना होगा या ऑलरेडी ड्राफ्ट होगा तो वो आपको कंपनी से मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज जब आप जॉब पोस्टिंग करने जाने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन विद की स्किल्स। और इसको ऐसे ही नहीं लेना है, ध्यान रखिए अगर आपके पास एक पेपर फॉर्मेट में अवेलेबल है तो फाइन, अदरवाइज अपनी एक वर्किंग शीट बनाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। एमएस वर्ड की एक आप शीट बना सकते हैं, मैं अपनी तरफ से ये रिकमेंड कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा रहता है बिकॉज हम कहीं पर भी जब जॉब पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यस, हम बहुत सारे पोर्टल्स पे जब जॉब पोस्टिंग करेंगे तो हमें बार बार वो चीज चाहिए होगी, राइट? सो हम एमएस वर्ड से अपनी उस शीट से उठाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पोर्टल में, राइट? सो बेटर इज कि आप उसे एक शीट में रखें, ऐसी शीट पे रखें जहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकें उसे कहीं भी किसी भी पोर्टल में। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन एंड की स्किल्स। नाउ सेकंड पॉइंट ध्यान से समझिए, जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का मैंने एक सेशन बनाया हुआ है जिसको आप चेक कर सकते हैं चैनल से। अगर लिंक नहीं मिलता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है, यहाँ पे भी जल्दी से बता देती हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है, मीन्स क्या काम करना है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आपकी और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मेंशन होगा जॉब रोल, डेजिग्नेशन, वर्क लोकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको पोर्टल में डालनी होंगी। जब हम कोई जॉब देखते हैं, हम खुद से जॉब सर्च करते हैं, तो आपने वहां पे देखा होगा इतने सारे मैंने सेशंस दिखाए इंडीड के और naukri.com के, लिंक्डइन के, टाइम्स जॉब्स का।
उन सब में आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें मेंशन होती हैं कि एक्सपीरियंस क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो कहाँ से फीड होते हैं, वो सब पोर्टल से ही फीड होते हैं और वो एक एचआर ही करता है। मतलब आज आप देख रहे हैं वो जॉब्स, कल आप खुद से पोस्ट करेंगे। ओके, सो वो पोस्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये भी अगर पॉसिबल हो तो ये भी वर्ड में ही बना लीजिए, एक कंप्लीट वर्ड की शीट बना लीजिए एक जॉब प्रोफाइल के लिए, और ऐसे 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 जॉब प्रोफाइल के लिए आपके पास शीट्स बनती रहेंगी, तो आपकी वर्किंग बहुत स्ट्रांग होती रहेगी। नाउ आता है थर्ड, और थर्ड आता है कंटेंट ऑफ जॉब वैकेंसी। आपने देखा होगा जब भी हम कोई जॉब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है रिक्वायर्ड एचआर एग्जीक्यूटिव्स फॉर दिस लोकेशन फॉर दिस प्रोफाइल। ये जो कंटेंट है ये आपको ड्राफ्ट करके पहले से रखना है। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैम ये बताइए कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा कंटेंट यूज होना चाहिए, मैं तभी बताऊंगी। जिस भी प्रोफाइल के लिए आप देखना चाहेंगे उसके लिए मैं स्लाइड्स क्रिएट कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा जिस भी प्रोफाइल के लिए आप देखना चाहते हैं या कोई जनरल कंटेंट देखना चाहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए बेस्ट कंटेंट अगर हम किसी वैकेंसी की जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं। ओके, सो ये है, ये हमें ड्राफ्ट करके पहले से रख लेना है। फिर अगेन मैं कह रही हूँ वर्ड की शीट में करेंगे तो जहां भी जॉब पोस्ट करेंगे वहां से कॉपी पेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है अबाउट द कंपनी। नाउ बहुत बार हो सकता है कि आप किसी स्मॉल साइज कंपनी में हैं या मिड साइज कंपनी में हैं जहां कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल अगर आप एक एचआर हैं और आप कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अच्छी चीजें, अच्छा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, आपसे किसी ने पूछा है या पूछा भी नहीं है, आप एक रिक्रूटर हैं और आपको जॉब पोस्टिंग करनी है, तो ये आपका ड्यूटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रॉपर अबाउट द कंपनी लिखें। मींस उसको प्रॉपर ड्राफ्ट करें। कहां से? जब से कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम इंसेप्शन टू अब तक, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी पता चले कि भाई कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है। आप लोग मुझसे खुद कहते हैं कि कंपनी के बारे में बहुत बार पता नहीं चलता, भाई कहाँ उसका हेड ऑफिस है, कहाँ सेंटर है। ये प्रॉब्लम हमें एज जॉब सीकर आती है, तो क्यों ना हम जॉब सीकर की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें एज अ रिक्रूटर। तो अबाउट द कंपनी को प्रॉपर मेंशन करिए कि कहाँ सेटअप हुई, क्यों सेटअप हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कितने ऑफिसेज हैं, मेन ऑफिस कौन सा है, उसका एड्रेस क्या है, 5 ईयर गोल्स क्या है, आगे क्या करने वाले हैं। ये एक प्रॉपर पैरा क्रिएट करिए 10 to 15 20 लाइंस का। ओके, अगर ज्यादा कुछ नहीं बताने को तो 5-10 लाइंस का तो बहुत आसानी से बन सकता है। इतना तो बताने को होगा ही कि कंपनी भाई कब सेटअप हुई, किस पर्पज से सेटअप हुई, अब क्या सोच रही है, अब तक कहाँ पहुंची है, तो ही 5-10 लाइंस हो जाएंगी। ओके, सो इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट कर लीजिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, भाई कहाँ कैंडिडेट आपको अप्रोच करेगा, उसका प्रॉपर वो प्रोसीजर बता दीजिए लास्ट में। या तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में खाली अपना कॉन्टैक्ट नेम, अपना डेजिग्नेशन, अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। जॉब रेफरेंस आईडी अगर कोई है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और प्रोसीजर से वो अप्लाई करे, आपकी ईमेल आईडी पे करे या आपको व्हाट्सएप करे, तो वो प्रॉपर आपको मेंशन करना होगा वहां, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मेंशन ना करें और कैंडिडेट जो नंबर दिया उस पर कॉल करे या व्हाट्सएप करे और आप इरिटेट हो कि आपने ये क्यों कर दिया, ईमेल आईडी मेंशन थी तो आप उस पर सीवी भेजते। ये बहुत कॉमन चीज है जो मुझे कैंडिडेट्स बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो अब मैम क्या करें, राइट। सो प्लीज अगर आप एक रिक्रूटर बन रहे हैं, आप एक एचआर हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि इस तरीके की मिस्टेक्स ना करें कि जॉब सीकर मिसगाइडेड हो। आपको प्रॉपर सारी चीज मेंशन करनी है कि भाई ईमेल करेगा वो या व्हाट्सएप करेगा या डायरेक्ट कॉल करेगा। ओके, आप मेंशन कर सकते हैं लास्ट लाइन में और फिर प्रॉपर डिटेल्स दीजिए वहां पे। ऐसा ना हो कि वो डिटेल्स भी नहीं हो मेंशन, राइट। सो ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं समझती हूँ कि जॉब पोस्टिंग करने से पहले भाई हमारे हाथ में ये चीजें होनी जरूरी है। पोर्टल्स तो वैसे ही रहेंगे। आपको मैं डेमो दिखाऊंगी, अगर आप देखना चाहेंगे किसी भी पोर्टल का तो मैं डेमो में आपको बताऊंगी कि डेमो में कुछ भी खास नहीं है। पोर्टल्स चलाना बहुत आसान है, वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम फेसबुक आई, इंस्टा आया, यूट्यूब भी आया, तो हमने खुद से ही चलाना सीख लिया। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कोर्स करके आए उसके लिए, राइट। वो बहुत ईजी है। लॉग इन करेंगे, साइन इन करेंगे और उसके बाद वो कुछ चीजें, जो चीजें मैंने अभी यहाँ 5 बताई हैं, ये अगर आपके पास होंगी तो आप धड़ धड़ उसको लिखते जाएंगे। यस,
यही होने वाला है, क्योंकि यही चीजें उसमें चाहिए जॉब पोस्टिंग में, राइट। आई थिंक सेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है। मैं शेयर करती रहती हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो आते हैं और आए हैं, और ये प्रॉब्लम्स हमने फेस की है, इसीलिए मैं ये फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करती रहती हूँ। मे भी हो सकता है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको लगे कि यार ये क्या बकवास की बातें हैं, ये तो सबको पता होता है। तो आई डोंट नो सबको पता है नहीं पता है, फ्रेशर्स के लिए आई थिंक कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मेरी तरफ से ये डन है। इंटरव्यूज देने में तो इतनी नर्वसनेस होती है कि इतनी सारी प्रिपरेशंस हम करते रहते हैं, जगह जगह से वीडियोस देखते रहते हैं कि कैसे इंटरव्यूज में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, लेकिन क्या उतना ही टफ होता है, उतनी ही नर्वसनेस होती है इंटरव्यू लेने में भी? यस, ये क्वेश्चन तो बनता है कि इंटरव्यू कैसे लेंगे। जब हम एचआर पोजीशन के लिए जा रहे होते हैं तब हम सोचते हैं कि जैसे इंटरव्यू दिया है और जितनी नर्वसनेस हमें हो रही थी उतनी ही नर्वसनेस हम कैंडिडेट के लिए भी क्रिएट करेंगे। हम खुद से कॉन्फिडेंट रहेंगे और दिखाएंगे कि बस अब हमारा टाइम आ गया। या फिर ये नर्वसनेस रहती है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं ये हमें समझ में ही ना आए और कितना कुछ करना होगा इंटरव्यू में। यस, इंटरव्यू लेना कोई आसान चीज नहीं है, ये तो हम समझते हैं। तो हमें ऐसा क्या क्या करना होगा जिससे हम बहुत इफेक्टिवली इंटरव्यू कर पाए? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम साथ में यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू टेक इंटरव्यूज इफेक्टिवली। इंटरव्यू कैसे लें, सीधी भाषा में ये कि भैया इंटरव्यू कैसे लेना है, क्या क्या करना है। डर लग रहा है, अब हम बन गए हैं एचआर, अभी फ्रेशर हैं, गाइड तो कर दिया है, बट स्टिल हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंटरव्यूज लेना थोड़ा सा टफ हो सकता है, चाहे हम एक्सप्रेस करें ना करें। और एक एक्साइटमेंट भी है कि वाओ, जहां अक्सर हम बैठे होते थे, जहां हमेशा हम बैठे होते थे, आज वहां कैंडिडेट होगा और हम यहाँ होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ बैठ लेने से हमारा इंटरव्यू हो जाएगा? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो करनी जरूरी है इंटरव्यू के टाइम? ये एक ओनली एक्साइटमेंट का टाइम नहीं है, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन भी है। यस, बिकॉज हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है, तो कुछ हमें स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो मैं देती हूँ आज कुछ आपको ऐसी 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी इंटरव्यू डे प्लान करने में। यस, इंटरव्यू डे कैसे प्लान किया जाता है, चाहे वो वर्चुअल इंटरव्यू हो, चाहे फेस टू फेस इंटरव्यू हो, चाहे वो प्लान्ड फेस टू फेस इंटरव्यू हो, चाहे वो वॉक इन ड्राइव्स हो, ये सारे रूल्स कहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, लेकिन हो सकता है सेशन थोड़ा बड़ा हो जाए, बिकॉज मैं बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स और बहुत सारी स्टोरीज मिनी यहाँ पे शेयर करती जाऊंगी। तो ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सारा सेशन देखें, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर रूट लेके जा सकूं कि आपको लगे कि हाँ, हम इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सेशंस आएंगे और ऐसे सेशंस जो आप रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन फीड में मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, लेकिन इसको खाली पॉइंट सुन के मत जाइएगा, पूरी चीजें मैं बताऊंगी कि इसमें आपको करना क्या है, और ये है प्लान योर इंटरव्यू डे। यस, सबसे पहली चीज प्लान योर इंटरव्यू डे। आप कैसे प्लान करेंगे? आप अगर कोई अनप्लान्ड इंटरव्यूज हैं, लाइक वॉक इन है, तो आपको क्या करना होगा? अगर ऑलरेडी प्लान है तो आपको क्या करना होगा? चाहे वो वॉक इन ड्राइव हो, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे अनप्लान्ड हो, आपको क्या करना है? अनप्लान्ड मतलब आपने कैंडिडेट्स को बुलाया ना हो, कैंडिडेट्स ऐसे ही आने वाले हों, आपने एक स्केड्यूल कर दिया है टाइम, और उस टाइम में कैंडिडेट्स आएंगे, आपके पास कोई लिस्टिंग नहीं है पहले से कैंडिडेट्स की। ओके, सो आप क्या करेंगे? हम इसमें सबसे पहले तो आपको सिटिंग प्लेस डिसाइड करना है कि जब कैंडिडेट्स आएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे। यस, ये बहुत बार देखा गया है, ऐसे शॉर्टकमिंग्स होती हैं कि बहुत सारा क्राउड आ गया और हमारे पास उसे बैठाने की जगह नहीं थी, एंड द कैंडिडेट्स आर सो स्कैटर्ड, वो हर जगह स्कैटर्ड है, वो सब जगह घूम रहे हैं और उन्हें प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रही। पहली बात तो अगर वॉक इन ड्राइव है तो आप एक एस्टिमेट जरूर लगा लें पहले से कि अगर वॉक इन ड्राइव है तो कितने कैंडिडेट्स आ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग
सिटिंग प्लेस जरूर रखें। बहुत सारे लोग सोचते हैं हॉल दे देंगे, लोग खड़े रहेंगे, दैट्स नॉट करेक्ट। प्लीज उसको प्रॉपरली प्लान कीजिए, एक प्रॉपर हॉल ऑर्गेनाइज करिए जिसमें सिटिंग प्लेस हो, बैठने की प्रॉपर जगह हो लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो खड़े हुए हैं अपने बैग्स एंड ऑल लेके, ऑब्वियसली एवरीबडी इज कैरिंग समथिंग और द अदर थिंग, सबके पास उनकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स और बहुत कुछ होता है। ओके, सो दे मस्ट बी एट अ प्रॉपर प्लेस, दे मस्ट सिट एट प्रॉपर प्लेस, अदरवाइज दे विल रोम अराउंड। वो जगह जगह घूमेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंड इंटरव्यू टेक्स सो मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, बहुत ज्यादा केओस हो जाता है और इजीली मैनेजेबल नहीं होता। तो सिटिंग प्लेस सबसे पहली चीज है आपको डिसाइड करनी। उससे पहले भी, सिटिंग प्लेस से पहले अपना पार्किंग एरिया भी जरूर डिसाइड कर लें। ऐसा ना हो कि कंपनी के बाहर जबरदस्त लाइन लग जाए, कहाँ पे पार्किंग होगी और प्रॉपर पर्सन जो होगा वो कौन उस पार्किंग को देखेगा। नाउ आप सोच रहे होंगे यार इंटरव्यू के अंदर के रूम की बात हम कर रहे हैं, ये कहाँ से पार्किंग की बात आ गई। तो प्लीज, आप एक एचआर हैं और आप एक इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। आप किसी भी क्राउड को ऐसे कहीं पे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये कोई वे नहीं है कि आपने बहुत सारा क्राउड इनवाइट कर लिया और आपको उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, और ये जरूर ध्यान रखें कि आप कितने कैंडिडेट्स को एंटरटेन करेंगे। और उतने कैंडिडेट्स जब हो जाए तो बाहर आप एक नोटिस जरूर लगवा दें कि इतने कैंडिडेट्स के बाद मना कर दिया जाएगा, और आप इंश्योर करें कि गार्ड्स को पता चल जाए कि अब आप मतलब बता दें उन्हें कि अब इतने कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो अब जो कैंडिडेट्स आए उन्हें मना कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि कैंडिडेट बहुत समय तक वेट कर रहे हैं, देन उनको बोला गया है 3-4 घंटे वेट करने के बाद जी आज इंटरव्यू नहीं होगा। ये बहुत कॉमन चीज है, देखा जाता है, विच इज नॉट करेक्ट। वो इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए अब इतने कैंडिडेट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, सो बस अब खत्म है। 2, 4, 5, 10 का आप अपने आप एस्टिमेट लगा लें और फिर वहां मना कर दें। ये प्री प्लान चीजें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, और ये देखने में भी जो आपके यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे वो भी देखेंगे कि कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम था जब हम वहां गए। ओके, एंड इवन कंपनी, फॉर कंपनी ऑल्सो इट्स गुड फॉर योर इंडिविजुअल रेप्यूटेशन एज वेल कि आप एज एन एचआर कितने अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको अंदर की प्लानिंग करनी है। अगर यू आर प्लानिंग रिफ्रेशमेंट फॉर देम तो वो प्लान कर लीजिए क्या रिफ्रेशमेंट देना है, कैसे वो सर्व होगा, हु वुड बी सर्विंग, एट व्हाट टाइम इट वुड बी सर्व्ड, राइट। इट कुड बी एनीथिंग। आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप वाटर प्लान कर रहे हैं तो समर्स हैं तो जरूर वाटर प्लान करें। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स आने वाले हैं, स्पेशली वॉक इन ड्राइव है, तो वॉक इन ड्राइव में बहुत कैंडिडेट्स आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स जब हम देते हैं न्यूज़पेपर में तो प्लान कर लें कि हाँ प्रॉपर वाटर अरेंजमेंट हो। ओके, वो सारी चीजें आप प्लान कर लें। और उसके बाद आ जाते हैं अब हम अंदर, अब थोड़ा थोड़ा हम अंदर आ जाते हैं। वे एंड ऑल आपने सब जगह प्रॉपर सिग्नल्स लगा के रखें। अगर बहुत दूर है, गेट से बहुत दूर है आपका इंटरव्यू प्लेस जहाँ पे वो बैठने वाले हैं, जो सिटिंग प्लेस है, ओके, वहां जहाँ कैंडिडेट बैठने वाले हैं, तो वो अगर काफी दूर है तो आप प्रॉपर सिग्नल्स लगा के रखें और इधर किसी की ड्यूटी अपॉइंट करें जो उन्हें गाइड कर सके। ऐसा ना हो कि वो सब जगह घूमते रहें, किसी कोई बताने वाला ना हो इंटरव्यू कौन सा इंटरव्यू, राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम अंदर आ गए हैं। अब हम जो उनका सिटिंग प्लेस है वो है। फिर उसके बाद जो उनसे फॉर्म एंड ऑल फिल करवाए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट फिलिंग होगी वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने पास बना के पहले तो रखें। ओके, वो आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा इतना एस्टिमेट लें, स्पेशली वॉक इन ड्राइव्स जब होती हैं। जब वॉक इन ड्राइव आप आई थिंक समझते होंगे, वॉक इन ड्राइव इज हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला या हमने कोई जॉब पोस्टिंग में निकाला जिसमें हमने वॉक इन ड्राइव डिक्लेयर कर दिया। मतलब आप आइए और इंटरव्यू दीजिए। हमें नहीं पता, अगर आप इस प्रोफाइल के हैं तो आप आइए और इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वहां बहुत सारा बल्क में कैंडिडेट आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आ रहा है। ये पहले से इंटरव्यूड कैंडिडेट नहीं होते, पहले से टेलीफोनिक कैंडिडेट नहीं होते कि हमने उन्हें कोल्ड कॉलिंग करके बुलाया है। ये रैंडम कैंडिडेट्स होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने। अगर हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं जब हमने 20-50 लोगों का इंटरव्यू रखा हुआ है, हमें पता है वो किस किस टाइम आने वाले हैं, तो भी उनके लिए ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करके रखनी ही रखनी है कि कहाँ वो पार्क होगा, कहाँ पे वो बैठेंगे, कहाँ रिफ्रेशमेंट होगा, कहाँ पे फॉर्म फिलिंग होगी, उसका एक प्रॉपर प्लेस होगा। जो आपका एक बेसिक इंटरव्यू फॉर्म होगा वो फिल होता है तो वो फिल होगा। ओके, फिर उसके बाद अंदर वो कैसे मूवमेंट होगा। ओके, ये सारी प्रिपरेशंस आपको बेसिक लेवल पे करके रखनी है। अब ये है, उसके बाद हमने, अगर हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स प्लान है तो हमने इंटरव्यू की लिस्ट बनाई हुई होगी, कौन किस समय आ रहा है उसकी कॉपीज लेके रखें। ऐसा ना हो सिर्फ एक ही कॉपी है वो आप उसे लेके घूम रहे हैं, किसी को अंदर पता ही नहीं है,
कुछ भी। ओके, हो सकता है अभी आप जूनियर एचआर हैं, मतलब अभी आप फ्रेशर एचआर हैं, तो आपका जो वर्क हो वो मूव अराउंड का हो और अंदर आपके मैनेजर एचआर बैठे हुए हों, हायरिंग मैनेजर हो और सीनियर पीपल हों जो कि इंटरव्यू में हो। आपका काम अभी कोऑर्डिनेशन का हो। ओके, सो आपके पास भी शीट्स होनी चाहिए, उनके पास भी शीट्स होनी चाहिए, और डेटाबेस कहाँ पे मेंटेन हो रहा है, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका डेटाबेस कहाँ मेंटेन हो रहा है। इट कुड बी जहां पे आपने उन्हें सिटिंग के लिए बिठाया हुआ है वहीं पर ही जब वो फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो आप उनका डेटा भी फीड करते जा रहे हैं। इट कुड बी मैनुअली, इट कुड बी ऑन द लैपटॉप, राइट। सो ये भी आपको अरेंज करना है कि वो कहाँ पे मेंटेन होगा। प्रॉपर डेटा मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। एक एक कैंडिडेट का हर तरीके से किसी भी पर्पस के लिए ये काम आ सकता है। पहली बात तो कितने कैंडिडेट इंटरव्यू करे, और दूसरा कितने कैंडिडेट इन हुए हमारे यहाँ, इसके लिए भी किस किस प्रोफाइल के थे। प्रॉपर लिस्टिंग जरूरी है, आपने प्रॉपर कॉलम्स बना के रखें जिसमें आप सारी चीज को फिट कर लें। ओके, आप कर रहे हैं या जो भी असिस्टेंट करने वाला है उसको भी प्रॉपर गाइड करें। ये सारी चीजें हो गई। कोऑर्डिनेट कर लीजिए हायरिंग मैनेजर से या फिर सीनियर पर्सन से। टाइमिंग्स कोऑर्डिनेट कर लीजिए इंटरव्यू के, जो जो लोग इंटरव्यू में अंदर बैठने वाले, मींस जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। अगर आप खुद हैं तो आप खुद तो हैं ही, आपको टाइम पता ही है। नाउ इसी पॉइंट में एक और पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है जो मुझे सबसे पहले मेंशन करना था लेकिन मैंने नहीं करा, बिकॉज आप वो सुनते ही यहाँ से भाग जाते और सेशन देखते नहीं, और वो है इस फर्स्ट पॉइंट का ही सबसे पहला पार्ट, बी ऑन टाइम। यस, प्लीज बी ऑन टाइम। डोंट थिंक कि आप एक इंटरव्यूअर हैं, आप एक एचआर हैं तो बस वो जमाने गए जब हम भाग भाग के इंटरव्यू के लिए जाया करते थे। दिस इज नॉट राइट। आपको सारी प्रिपरेशंस करनी है, आप होल सोल रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे आप असिस्टेंट लेवल पे भी काम कर रहे हैं। इंटरव्यूज में जिस दिन आपने कंडक्ट करे हैं, इनिशिएटिव लेके टाइमली जाइए, 1 घंटे पहले जाइए। टाइमिंग्स ऐसे रखिए ही मत कि आप वहां पे उस टाइम तक ना पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम रख दिया 9 o'clock, 8:30, ये अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स नहीं है। आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे बिकॉज आप डेली भी उस समय नहीं पहुंचते हैं। ओके, जो आपके ऑफिस आवर्स हैं उसके 1 घंटे बाद का ही हमेशा टाइम दे। 10:30 अप्रोप्रिएट है, 11 आपने देखा भी होगा नॉर्मली ये टाइमिंग्स होते हैं, या 9:30, जिससे आप पहले प्रिपेरेशंस कर सकें। ओके, अपनी प्रिपेरेशंस के लिए आपको टाइम मिले और प्लीज टाइमली पहुंचे। इट हैज बीन सीन मेनी टाइम्स दैट इंटरव्यूज जो डिले होते हैं वो कई बार टीम की वजह से होते हैं। जो कमेटी होती है, इंटरव्यूअर टीम जो होती है, इंटरव्यू करने वाली जो टीम जो कि हायरिंग मैनेजर्स हैं या एचआर्स हैं या फिर कोई सीनियर मैनेजर है, उसके वजह से कई बार डिले हो जाता है बिकॉज वो अवेलेबल नहीं होते, सारी प्रिपरेशंस हो जाती हैं। तो टाइमली पहुंचे, मेरी एक जस्ट रिक्वेस्ट है, टाइमली ऑर्गेनाइज करें। और अगर आप एक असिस्टेंट लेवल पे हैं, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो भी जो आपके इंटरव्यूअर्स होने वाले हैं अंदर, जो बैठने वाले हैं हॉल में, जो लेने वाले हैं इंटरव्यू, उनसे प्लीज टाइमिंग्स को पहले से कोऑर्डिनेट करें एंड इंश्योर करें कि वो उस टाइम अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, और अब आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रिव्यू। ये टाइम आ गया अब हमारा रिव्यू का। अब हम लेने वाले हैं आज इंटरव्यू, बहुत सारे कैंडिडेट आने वाले हैं। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है इसमें, अगर हमने इंटरव्यूज प्लान नहीं करे हैं, मतलब वो वॉक इन ड्राइव है, हमें ये नहीं पता। इंटरव्यू प्लान नहीं करने का मीनिंग यहाँ पर ये कैंडिडेट्स हमें नहीं पता। ओके, हमने किसी उसे कॉल नहीं करी है किसी भी कैंडिडेट को, और रेंडमली बहुत सारे कैंडिडेट आने वाले हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें कैंडिडेट्स तो पता ही नहीं है, तो उस केस में हमें क्या चीज रिव्यू करनी होगी, अपना जेडी। हमें वैसे 2 चीजें रिव्यू करनी है, फर्स्ट इज जेडी एंड सेकंड इज कैंडिडेट प्रोफाइल। तो जहां पे वॉक इन होने वाला है, जहां पे कैंडिडेट्स अपने आप आने वाले हैं, वहां पे तो हमारे पास किसी भी कैंडिडेट का प्रोफाइल है ही नहीं। तो व्हाट वी हैव टू रिव्यू, क्योंकि हम इंटरव्यू लेने वाले हैं तो हमें बहुत ही क्लियरली जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी चाहिए, वो सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में माइंड में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं कि बस रफली यार जिस समय कॉल की थी या जिस समय हमने ऐड निकाला था उस समय तो हमने देखा ही था, कोई नीड ही नहीं है। अगर आपने कैंडिडेट से पहले बात की हुई है, स्टिल एक बार जेडी जरूर देखें उस दिन जिस दिन आने वाला है कैंडिडेट, क्योंकि जब आप डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो एम्प्लॉय जेडी के अकॉर्डिंग ही बोलेगा, क्योंकि वो बहुत सारे सेशंस देख के आया हुआ होगा और आपको जेडी याद नहीं होगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सेकेंड इज, अगर आपने प्लान करे हुए हैं तो एक तो आपने जेडी देख लिया, दूसरा कैंडिडेट प्रोफाइल। आपने 20, 25, 30 इंटरव्यू प्लान करे हैं, आज 50 इंटरव्यूज प्लान है,
उनके प्रोफाइल कौन देखेगा, अंदर इंटरव्यू टीम, अगर आप इंटरव्यू टीम का पार्ट है तब तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे प्रोफाइल्स देखना। और अगर आप इंटरव्यू टीम का पार्ट नहीं है, आप बाहर एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं, बिकॉज मैं ये जो बता रही हूँ ये मैं असिस्टेंट्स, एचआर असिस्टेंट्स के लिए भी बता रही हूँ, एचआर एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी बता रही हूँ, जो एचआर में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एचआर ऑपरेशंस में है, जो भी इंटरव्यू का पार्ट बन रहे हैं, मैं उन सबके लिए ये बता रही हूँ। इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप अंदर इंटरव्यू का पार्ट हैं, मतलब आपको भी वहां उस पैनल में बैठना है, तब तो बहुत जरूरी है कि आपको बहुत सारी अच्छे से डिटेल सारी कैंडिडेट की पता हो। और लेकिन अगर आप उसका पार्ट नहीं है, आप बाहर रहने वाले हैं, आपको कैंडिडेट्स को एंटरटेन करना है, मीन्स उनसे कोऑर्डिनेट करना है, बाहर रह के आउटसाइड कोऑर्डिनेशन वर्क है सारा आपका, तो भी बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। टिप्स पे हो जाने चाहिए कैंडिडेट्स, 20-50 कैंडिडेट्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, एक प्रोफाइल के लिए आ रहे हैं या कितने के लिए आ रहे हैं, मींस यू डोंट हैव टू क्रैम देयर नेम्स और समथिंग। अगर आप 2-4 बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किसका क्या प्रोफाइल है। ओके, ये सारी चीजें इसलिए कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो रेंडमली कोई कैंडिडेट आए, उसको भी बिठाकर फॉर्म वॉर्म फिल कराकर उसको अंदर भेज दे, जबकि उसका इंटरव्यू प्लान नहीं है, और अंदर जाके पता चले आपका तो इंटरव्यू आज प्लान नहीं है। ये बहुत खराब होगा कंपनी की रेप्यूटेशन पे कि बाहर एचआर को कुछ पता ही नहीं है। ओके, इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखनी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमने जब प्रैक्टिकली वर्क किया है तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। ओके, थर्ड आ जाता है प्रिपेयर इंटरव्यू स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे प्लान इंटरव्यू डे था और प्रिपेयर इंटरव्यू स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, अभी समझ आ जाएगा। वहां पे हमने बाहर से लेके अंदर तक की प्रिपरेशंस करी थी, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ इंटरव्यू स्ट्रक्चर की। इंटरव्यू कैसे प्लान होगा, कैंडिडेट जब बाहर हॉल में होगा उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, क्या क्या फॉर्म फिलिंग होगी, वो फॉर्म कैंडिडेट लेके जाएगा या उसका फॉर्म पहले ही जाएगा, उसकी शीट अंदर जाएगी रिपोर्टिंग की या नहीं जाएगी, ये सारी चीजें प्लान करना। मींस जो आप डेटाबेस बना रहे हैं वो भी कैंडिडेट के साथ अंदर जाएगा या नहीं जाएगा उसकी, या फिर वो आपके तक रहने वाला है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। कैंडिडेट जाएगा तो फिर उसके बाद कितना वेटिंग टाइम होगा, हर कैंडिडेट को कितना नॉर्मली टाइम लगेगा। अब आप ये कहेंगे कि हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत टाइम लग जाए, किसी को ज्यादा लग जाए, तो वो थोड़ा सा मार्जिन लिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली कि हम कितना टाइम एक कैंडिडेट को देंगे। ओके, ऐसा नहीं होता कि एक कैंडिडेट के साथ हम 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं बिना बात के। मतलब नॉर्मल प्रोफाइल्स हैं, ऑब्वियसली सीनियर मैनेजर प्रोफाइल्स होते हैं तो वो ऐसे होते भी नहीं है डील। सीनियर प्रोफाइल्स होते हैं तो वो इस तरीके से इंटरव्यूज नहीं होते हैं उनके, इट टेक्स टाइम, वहां पे चीजें डिफरेंट तरह से होती हैं। जब भी नॉर्मल प्रोफाइल्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं मिड लेवल पोजिशंस तक, तो वो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि इस तरीके से कैंडिडेट्स आते हैं और एक सर्टेन टाइम होता है कि हमें कितना एक कैंडिडेट को टाइम देना है। ओके, सो वो एक्सीड ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं, वो सब वेट कर रहे हैं बाहर, कुछ अता पता ही नहीं है, अंदर आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि 200 कैंडिडेट्स आर सिटिंग आउटसाइड, और यहाँ क्या हो रहा है कि वो एक ही कैंडिडेट के साथ बहुत देर तक ऑक्यूपाइड है। ओके, सो ये सारा स्ट्रक्चर जरूर बना लें उनका, जो उसके बाद जब कैंडिडेट आउटसाइड होगा तो क्या फॉर्मेलिटीज हैं, उसको क्या बोलना है आपको, बिकॉज बहुत बार वहां से जब टीम से बाहर आ जाता है, इंटरव्यू हॉल से बाहर आ जाता है कैंडिडेट, तो ऑब्वियसली वो आपको ही मिलेगा, जो असिस्टेंट होंगे या फिर जो एचआर वहां पे बाहर कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे या कोई और एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, जो भी असिस्टेंट होगा कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, उसके पास ही आएगा और वो पूछेगा कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। इट्स वेरी कॉमन, मतलब अंदर हमसे कहा जाता है कि आप क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस एंड ऑल सबके बाद बाहर जब कैंडिडेट आएगा तो वो आपसे जरूर क्वेश्चंस करेगा कि अब क्या है, कब रिजल्ट्स आएंगे, कब फॉलोअप लेना है, क्या है। ओके, सो वो क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए कि कैंडिडेट पूछेगा, ये नहीं क्या वो निकल के आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया आपने और दूसरे कैंडिडेट से बात करनी स्टार्ट कर दी, ये देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, आपको हर कैंडिडेट को प्रॉपरली डील करना है, राइट। तो ये सारा आपको अरेंज करके रख लेना है। प्रॉपर इंटरव्यू स्ट्रक्चर हमने बना लिया, प्रॉपर डेटाबेस कैसे रहेगा, और सारे अरेंजमेंट्स जो कि अंदर रिक्वायर्ड हैं, जो कि इंटरव्यू टेबल पे रिक्वायर्ड हैं, वो सब भी आपने बना लिए। मीन्स उनके पास फाइल्स होंगी जिसमें वो नोट करेंगे, फॉर्मेटिंग क्या होगी उसकी, वो सारी चीजें आपने अंदर प्लान कर दी, राइट। इसी के साथ एक चीज जाती है कि अगर आप खुद से इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको ये लक मिला है, बाय लक आपको ये चांस मिला है, अभी आप फ्रेशर हैं या आगे फ्रेशर भी नहीं है, आप लेने वाले हैं इंटरव्यू खुद से, तो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जरूर नोट करके रख लें और साथ साथ भी नोट करते जाएं कि कैंडिडेट क्या बोल रहा है,
ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो, आपको यही ना पता हो कि क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछने और आप उस वक्त सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो नहीं चलेगा। जितना कैंडिडेट प्रिपेयर होकर आया कि मुझसे ये पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपको भी प्रिपेयर होकर रहना है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ओके, जो जनरल एचआर बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, तो उनको भी ध्यान रखें, नोट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियली अभी स्टार्ट में काम कर रहे हैं तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं, पर उन्हें इतना रीड करके रखें कि ऐसा सिचुएशन ना हो कैंडिडेट के सामने कि आप उसके सामने ऐसे करके अपनी डायरी या रजिस्टर उठा रहे हैं और ऐसे ऐसे करके रीड कर रहे हैं कि अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मीन्स इट विल लुक वेरी ऑड, और कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं या आप क्या हैं। ओके, फ्रेशर हैं, हर कोई समझता है, बट ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, पहले से नोट करके रखने हैं और उनको रीड कर लें। पहले कैंडिडेट जब आ रहा है उससे पहले सोच लें कि हाँ मुझे उसके सामने क्या बोलना है। फाइन, सो ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लें जैसे कि ऑकवर्ड सिचुएशंस में ना फंसे। राइट, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। इसके अलावा भी कोई प्रिपरेशंस आपको बोली जाती हैं, कही जाती हैं अपने मैनेजर से या अपनी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उन्हें भी जरूर करें। ये सारी चीजें एक नॉर्मल गाइडलाइंस है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, और ये है मेरा फेवरेट, एंड दैट इज फाइनल इंटरव्यू। यस, अब कैंडिडेट हमारे सामने और हम उसके सामने हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। वेरी बैड हैबिट। जब हम कैंडिडेट को कह रहे हैं कि मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो हमारे लिए भी मोबाइल्स अलाउड नहीं होने चाहिए। यस, पूरा फोकस हमारा उस कैंडिडेट पे ही होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। आई हैव सीन सो मेनी सीनियर पीपल, आई एम सॉरी, आई हैव सीन सो मेनी सीनियर पीपल जो ये नहीं सोचते कि इंटरव्यू चल रहा है और अपना फोन उठा लेते हैं और बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे नेवर मूव एंड दे नेवर वॉक आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। इफ इट्स वेरी अर्जेंट, बहुत अर्जेंट है, आपको वो कॉल लेनी है, तो इट्स बेटर टू से एक्सक्यूज मी एंड देन मूव आउट। जो हम कैंडिडेट्स के लिए रूल्स एंड डिसिप्लिन और ये सारी चीजें करते हैं वो हम पर भी एप्लीकेबल है और वो हमें करनी चाहिए। यही चीजें हमें डिफरेंट बनाती हैं, यही डिफरेंस क्रिएट करती हैं हमारी कंपनी का। डोंट एवर फॉरगेट कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन को शो कर रहा है। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि नो फोन्स एट दैट टाइम, यू हैव टू बी अ एक्टिव लिसनर। हम कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछने के बाद प्रॉपरली सुने, ऐसा ना हो कि हाँ ये तो हर कोई आंसर ऐसे ही करता है तो ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नहीं, ये अप्रोच नहीं। आप एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रॉपरली सुने, एक्टिव लिसनर रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। मतलब प्रॉपर नोट्स का ये मतलब नहीं है कि कैंडिडेट बोल रहा है और आप अपने लिखने में लगे पड़े हैं, ये नहीं है मेरा मीनिंग। मेरा मीनिंग ये है कि जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इसने बोले, या फिर आपको उसके फीडबैक से रिलेटेड कोई चीज नोट करनी है, तो प्लीज उसकी नोटिंग जरूर बनाएं। अदरवाइज आप बाद में इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी, आप भूल जाएंगे। या फिर इसका बेस्ट एक वे ये भी है कि जब कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाए तो टेक 5 मिनट्स का पॉज लें। एक कैंडिडेट चला गया, उसके बाद 5 मिनट जरूर रोकें। इसका सिस्टम बनाएं कि वो दूसरा कैंडिडेट जो है 5 या 10 मिनट बाद ही आएगा और उतने में अपना फीडबैक नोट कर लें। इस हैबिट को जरूर बनाएं। अगर आप कैंडिडेट के सामने नोट नहीं कर रहे हैं तो उसके जाने के बाद जरूर नोट करें। हैबिट हो जाएगी थोड़ा सा रिटेन करने की भी और इसकी भी कि हमें कैसे नोटिंग्स करनी होती हैं, और ये बहुत जरूरी है। बाद में नहीं ध्यान रहता। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं तो देख के, शक्ल देख के पहचान सकता हूँ कि इस कैंडिडेट ने क्या बोला था। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नहीं ध्यान रख पाएंगे। इतने सारे कैंडिडेट्स को जब आप इंटरव्यू करेंगे तो ये चीजें आपको ध्यान नहीं रहेंगी। तो ध्यान रखें, और जिस पर्पस के लिए आए हैं, जिस पर्पस के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उस पर्पस को बिल्कुल भी ना भूलें उस वक्त, और ये चीजें फॉलो करें। नाउ लास्ट आ गए हैं हम, हमारा इंटरव्यू हो रहा है लेकिन कोई चीज है जो हमें रह गई है ध्यान करनी, और वो है स्टे काम एंड प्रोफेशनल। बहुत बार कैंडिडेट हाइपर्ड आएंगे, स्पेशली जब 4-5 घंटे कैंडिडेट को बाहर वेट करते हुए हो गए होंगे वॉक इन ड्राइव्स में, या वैसे भी किसी रीजन की वजह से आपने बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए और कैंडिडेट सुबह से आया हुआ है लेकिन उसको टाइम हो गया बहुत ज्यादा, स्पेशली 4-5 घंटे हो चुके हैं। हो सकता है सीनियर कैंडिडेट भी हो, और जैसा आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो या बाहर कोई अरेंजमेंट हो वो उससे भी प्रोवोक्ड हो, कोई भी चीज हो सकती है, वो हाइपर हो सकता है। नाउ डोंट थिंक कि आप एक इंटरव्यूअर, आप एक कंपनी है तो आप बहुत ऑड तरीके से बात कर सकते हैं, आप वैसा ही सेम रिएक्शन दे सकते हैं। यू हैव टू बी काम, पोलाइट। ओके, आपको ध्यान रखना है आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैंडिडेट अपने किसी भी रीजन की वजह से हाइपर है, परेशान है, कुछ भी है, अगर वो खराब एटीट्यूड करता है, मिसबिहेव करता है, तो ऑब्वियसली
उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, मीन्स अगर उसकी गलती है, वो फॉल्ट पे है, तो हम प्रोवोक होके क्या दिखाना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। तो हमें कुछ नहीं प्रूव करना है, हमें हमारा सिस्टम, हमारी कंपनी, हमें उस चीज का ध्यान रखना है। और अगर इस तरह की कोई चीज है तो ट्राई टू रिजॉल्व इट, प्रॉपरली बात करें, वाटर ऑफर करें, सीनियर प्रोफाइल है, नॉर्मल भी प्रोफाइल है, तब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको जाने। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये तो होता रहता है, ये तो कैंडिडेट्स करते हैं 4-5 घंटे बाद। आपको पता भी नहीं है बाहर क्या सिचुएशन है और किस वजह से वो कैंडिडेट ऐसा कर रहा है, और अगर उसके पास कोई रीजन है, कोई बात है, तो प्लीज उसको सुने। ऐसा ना सोचें कि ये तो चीजें होती हैं। यू माइट हैव सीन वीडियोस, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे न्यूज ऐसी सुनी है कि इस तरीके की चीजें हुई इंटरव्यू में, नोबडी वाज देयर टू लिसन, कोई सुनने के लिए नहीं था। अच्छी अच्छी कंपनीज में भी ये वाली बात होती है। सो ऐसा ना करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स की तो सुने, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स आवर ब्रांड, इट्स अ वैल्यू। आप ये नहीं होता कि HR ने करा या इसने करा, इस कंपनी के HR ने करा, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। ओके, आप एक नेम है, आप इतने वेल नोन नहीं होंगे, लेकिन वो कंपनी वेल नोन है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखें और एक चीज हमेशा सोचते रहें, आप भी एक कैंडिडेट थे कभी। ओके, सो कैंडिडेट को बहुत अच्छे से ट्रीट करें। और दूसरी चीज जो मैंने बोली, प्रोफेशनल, ये मैं बहुत बार कहती हूँ, प्लीज रिमेन प्रोफेशनल। आप कोई पर्सनल डिटेल्स किसी की लेना स्टार्ट कर दें, कोई पर्सनल आईडीज लेना स्टार्ट कर दें, कोई पर्सनल चैट आईडीज ले लें, या इस तरीके की चीजें ना करें। अक्सर फ्रेशर्स जो होते हैं वो इन चीजों में ट्रैप हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें करने लगते हैं, सोचते हैं। प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखिए, पर्सनल को पर्सनल रखिए। यू आर देयर फॉर इंटरव्यू, यू आर देयर टू लर्न थिंग्स, आप वहां पे आगे ग्रो करने के लिए हैं कंपनी में। ये सारी चीजें सेपरेट हैं, इनको सेपरेट रखें। बी प्रोफेशनल, डोंट मेक अदर वन अनकंफर्टेबल, दूसरे इंसान को भी अनकंफर्टेबल मत बनाइए। ओके, सो प्रोफेशनलिज्म पे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये चीजें नॉर्मली देखी गई हैं, बहुत ज्यादा होती भी हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज वो सारी उनके सीवी में होती है, तो एक अलग चीज है, लेकिन फोकस आपका किस पे है, प्रोफेशनल चीजों पे होना चाहिए फोकस, रादर देन ऑन पर्सनल थिंग्स। ओके, सो ये बहुत लॉन्ग सेशन हो गया, आई होप सो। बहुत ही मिनी ट्रिप्स थी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं अभी भी स्किप कर गई हूँ। बहुत सारी चीजें जब डेली में हम काम करते हैं तो आती हैं, वो मैं अभी भी नहीं बता पाई हूँ, मुझे अभी ध्यान भी आ रही हैं कुछ चीजें। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे जरूर पूछें। सेशन को आई होप सो आप पूरा देख रहे होंगे। रिक्रूटमेंट के तो हम मास्टर होते जा रहे हैं, इतना कुछ हम देख चुके हैं, इतना कुछ समझ चुके हैं कि अब हम कोई भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यस, हमने सोर्सिंग देखी, स्क्रीनिंग देखी, जॉब पोस्टिंग्स देखी, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं रिक्रूटमेंट में, कैसे अपनी रिक्रूटमेंट को अच्छा बना सकते हैं, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। आई होप सो आप देखते जा रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सेशन जो कि है मोस्ट अवेटेड। यस, क्योंकि अब सब कुछ कर रहे हैं, हम हायर करने वाले हैं एम्प्लॉय को, लेकिन अब लास्ट एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई है और वो है नेगोशिएशन की। यस, सो नेगोशिएशन क्या भला है, इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब ये अचानक से नया वर्ड कहां से आ गया और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यही आज हम देखने वाले। रिक्रूटमेंट्स में नेगोशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है और हम उसे कैसे कर सकते हैं। नाउ नेगोशिएशन, पहले तो टर्म ही समझ लें कि इसका मीनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट में ये नई टर्म कहां से आ गई। सो नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें हम जिस कैंडिडेट को हम पसंद कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल के लिए लाइक कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये कैंडिडेट सूटेबल है हमारे प्रोफाइल के लिए, उसको हम कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तू इतनी सैलरी ले ले, इतने पर्क्स ले ले, इतने इंसेंटिव्स ले। मींस जो भी कंपनी की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे सैलरी, पर्क्स, इंसेंटिव्स और जो जो चीजें उसे मिलनी है एज पर पॉलिसीज वो ऑफर कर रहे हैं एंड कन्विंस कर रहे हैं उसको उस पे सेटल डाउन करने के लिए। एक्चुअल में बेसिकली नेगोशिएशन ये है। मींस बेसिकली जो हमारा कैंडिडेट है, जो हम एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उसको सही तरीके से कन्विंस कर देना कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो राइट है और वो मान भी जाए। ये है एक्चुअली नेगोशिएशन। अब इसमें ये भी है कि जो हम ऑफर कर रहे हैं उधर से कैंडिडेट भी कुछ बोलेगा, तो हमारे पास कुछ मार्जिन होने चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। लेकिन ये प्रोसेस यही है कि आप एक कैंडिडेट को कन्विंस कर रहे हैं, उसे मना रहे हैं एक्चुअल में
कि भाई ये सैलरी, ये पर्क्स ले लो और बस आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो, राइट। ये हो गया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। चलिए, लेकिन अब इसको कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि आप अपनी पॉलिसी बता रहे हैं, उधर से कैंडिडेट कुछ और कह रहा है। तो हमें क्या चीजें याद रखनी है, हमें कुछ ऐसी 5 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है नेगोशिएट करते वक्त, और हमें इस नेगोशिएशन प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू करना है, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट, नो योर कैंडिडेट। यस, अब आप कहेंगे हमें तो कैंडिडेट के बारे में पता ही होगा, क्योंकि जब हम ही कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो हमें सारी नॉलेज है। नहीं, यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमसे मिस आउट हो जाती हैं कैंडिडेट की। बहुत बार क्या होता है, हमने इनिशियली सोर्सिंग कर दी, स्क्रीनिंग कर दी, और हमने फिर उसका जो इंटरव्यू कराया वो कराया हायरिंग मैनेजर से, वो वहां पे पास हो गया। हम आए लास्ट राउंड पे, जो हमें लास्ट राउंड मिला, लास्ट राउंड में हमारे पास कुछ थोड़ी सी चीजें थी पूछने के लिए, और हमारे पास उसका प्रोफाइल था, बट हमने ओवरलुक करा और बस हमने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस कैंडिडेट की सारी इनसाइट्स पहले जान लेनी है, सब कुछ जान लीजिए। उसका कंप्लीट प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से काम करके आ रहा है, वर्क समरी क्या है, और दूसरा कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। यस, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है हायरिंग मैनेजर से बिल्कुल जान लीजिए। तो सारी चीजें अपनी कैंडिडेट के बारे में नेगोशिएशन करने से पहले अपने डेस्क पे रखिए, अपने माइंड में रखिए, तभी ये प्रोसेस बहुत अच्छा कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सेकंड इज चूज योर सेकंड ऑप्शन। नाउ चूज योर सेकंड ऑप्शन का मीनिंग ये है कि अगर ये कैंडिडेट टर्न अप नहीं हो पाता है, ये कैंडिडेट आपसे नेगोशिएट नहीं हो पाता है, ये कैंडिडेट कन्विंस नहीं हो पाता है जो पैकेज आप ऑफर कर रहे हैं, तो क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन है? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हायरिंग मैनेजर से डिस्कस करके रखिए इस चीज के बारे में, कंपनी से, पॉलिसी से, या आपके जो भी मैनेजर हैं, जो कि आपके मैनेजर हैं, आप एक एचआर है, आपके मैनेजर है, आप अभी उसी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे हैं, अभी आपके पास उतनी राइट्स नहीं है, तो आप प्लीज पहले कंफर्म करके रखें कि कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप सिंगल हैंडेडली वर्क कर रहे हैं तो भी आपको पता होगा कि अगर ये कैंडिडेट टर्न अप नहीं हो पाया तो दूसरा मेरे पास बैकअप है या नहीं है। ओके, सो इसीलिए फर्स्ट में आपको बहुत जरूरी है कैंडिडेट के बारे में सब कुछ जान लेना, और सेकेंड में आपका सेकेंड ऑप्शन जानना। ओके, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है मार्केट रिसर्च। यस, यू हैव टू डू द रिसर्च रिगार्डिंग द कैंडिडेट एंड रिगार्डिंग द प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट। मीन्स कैंडिडेट जो है उसी जैसा प्रोफाइल के कैंडिडेट का क्या मार्केट में रेट है, मीन्स क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या एक्चुअल में जो आपकी सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उस सेम प्रोफाइल के कैंडिडेट को सैलरी मिल रही है या पैकेज मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। जैसी आपकी कंपनी है ऐसी सिमिलर कंपनीज में सिमिलर प्रोफाइल के कैंडिडेट्स को क्या सैलरी मिल रही है। मार्केट रेट नहीं पता होगा तो जब आप नेगोशिएट करेंगे तो कैंडिडेट आपसे हमेशा दूसरी कंपनीज के बारे में बात करेगा कि वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो ये दिया जा रहा है। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि जो वहां ये अमाउंट दी जा रही हो लेकिन वहां पे प्रोफाइल में कुछ चेंज हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हों। तो ये चीजें आपको पता चलेंगी रिसर्च से। यस, जैसे कि आप कैंडिडेट के सामने पूरे फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकें कि वो प्रोफाइल ये नहीं है, ऐसा ऐसा है, और ये रीजंस हैं उसको ये ऑफर करने के, राइट। सो आपको कर लेनी है प्रॉपर मार्केट रिसर्च, बिकॉज यहाँ आप फेल होंगे, कैंडिडेट आप पर हावी हो सकता है मार्केट रिसर्च कर, राइट। नाउ फोर्थ आएगा डेवलप इंटरेस्ट, और जो कि है मेरा फेवरेट। यस, बिकॉज ये एक चीज है जो कैंडिडेट को थोड़ी सी कम सैलरी पर भी हमारे कंपनी में ज्वाइन करवा सकती है। यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट। उससे बात कर आपको कंपनी में इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपके जो प्लान्स हैं उनके बारे में ज्यादा बात करनी है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं, जो गुडविल है, जो चीजें बहुत पॉजिटिव हैं उनको प्रेजेंट करना है, उनको डिस्कस करना है। ऐसे नहीं कि ये ऐसा 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 ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये ऐसे नहीं बोला जाता है। ये आपको डिस्कस करना है कि दीज आर आवर प्लान्स, वी हैव डन दिस, ऐसा हो चुका है, आने वाला है, नाउ वी हैव बीन ऑथर्ड बाय दिस, वी हैव बीन, मीन्स ऐसी चीजें जो कि मार्केट में आपकी अच्छी हों दूसरों से ज्यादा, वो आपको उसके सामने प्रेजेंट करनी है। यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट, बिकॉज सिर्फ एक सैलरी नहीं होती है। Although salary is the most important part, compensation is the most important part जब भी हम किसी जॉब को देखते हैं,
लेकिन उसके साथ साथ ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट था नो योर कैंडिडेट, वहां से आप लिंक भी कर सकते हैं कि कैंडिडेट किस चीज को देख रहा है, कैंडिडेट को एक्चुअली में क्या चाहिए, सिर्फ वो कंपेंसेशन या सैलरी के पीछे रन अराउंड कर रहा है, या फिर उसको चाहिए कि भाई जो मेरे यहाँ की पॉजिटिव चीजें हैं वो उस तक आए, वो एक ऐसे एनवायरमेंट में काम करे जो कि बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही ग्रोथ वाला हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने वाला हो, राइट। सो ये चीजें आपको अपनी प्रमोट करनी है। आपके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि आप आगे करने वाले हैं या अभी चल रहे हैं, या कुछ अच्छे और आगे प्लेसमेंट्स हैं, कुछ अच्छे सर्टिफिकेशंस आप ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कैंडिडेट को बतानी है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि जब आप अटैक करें तो वो बिल्कुल राइट तरीके से स्ट्राइक हो। ओके, नाउ फिफ्थ आ जाता है राइट टाइम। नाउ राइट टाइम बहुत जरूरी है देखना। ऐसा नहीं है कि आप जब नेगोशिएट कर रहे हैं आपने अपनी बात बोल दी, ऑब्वियसली जो आपको कंपनी से स्टेटमेंट मिला है आप वो स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहाँ मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बता सकती हूँ कि आपको क्या बोलना है। ओके, जो भी आपको कंपनी से पैकेज मिला है, जो भी आपको इंसेंटिव्स ऑफर करने हैं, बोनस करना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं आगे के लिए कि हम 6 मंथ्स में देते हैं, वो सारी चीजें जो आपको कोट करनी है उसका आपको राइट टाइम देखना है, किसके बाद क्या। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें एकदम खोल के रख देंगे कि एकदम से आपने ऑफर करा ये ऐसे 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 है, राइट। यू हैव टू गिव रीजनेबल पॉज, सामने वाले को देखकर बात कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितनी चीजें आपको 4 चीजें अगर ऑफर करने को बोल गई तो आप 4 चीजें ऑफर ना करें, बट स्ट्राइक ऐसे करिए कि जब आपको पता चल रहा है आपने 2 चीजें ऑफर करी, कैंडिडेट इज नॉट दैट हैप्पी विद दोज 2 थिंग्स, तो आपको जो और आपकी 2 चीजें बची हुई हैं वो भी फ्रंट पे लेकर आनी है, राइट। सो ये एक राइट टाइम आपको देखना है, और दूसरा रीजनेबल पॉजेस देखने हैं अपनी बात कहने के बाद, जैसे कि कैंडिडेट को टाइम मिले जस्ट कुछ सेकंड्स का समझने का। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अभी बोले चली जा रही हूँ आप ऐसे करके बोलेंगे और बहुत सब कुछ बोल देंगे और तब कैंडिडेट अपने माइंड में प्लानिंग करने लगेगा, नहीं। यू हैव टू गिव रीजनेबल पॉजेस। आपने कुछ बोला तो उसके बाद कुछ पॉज दीजिए, थोड़ा सा पॉज दीजिए, जैसे कि कैंडिडेट समझ पाए, उसे एब्जॉर्ब कर पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए, राइट। जब कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं लग रहा आपको तो आप अपना जो 3rd 4th इक्के हैं वो भी सामने फेंकें कि भाई अभी ये भी चीज बची हुई है, इसमें ये भी चीज हम ऑफर करने वाले हैं, राइट। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक जब आप बात करते हैं नेगोशिएशन की तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सैलरी, ये नॉन मॉनेटरी चीजें भी बहुत सारी हम कंपनी की तरफ से ऑफर करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप बता सकते हैं, जैसे कि कुछ हॉलीडेज आप ज्यादा देते हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ टाइम बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें आप देते हैं, तो इन चीजों को भी उसी तरीके से प्रमोट करें, वैसे ही बताएं जैसे कि कैंडिडेट को लगे नहीं यार चलो अगर ऐसा है तो मेरे को इतना टाइम मिल रहा है, मुझे सैटरडेज हाफ मिल रहे हैं, ओके। सो मतलब इस तरीके की चीजें आप बता सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पब्लिश की हुई हैं, बताई हुई हैं, तो भी मतलब आपने जॉब पोस्टिंग्स में डाली हुई थी, तब भी आप नेगोशिएशन के टाइम इन्हें दोबारा से मेंशन कर सकते हैं कि ये भी बेनिफिट है अगर कैंडिडेट कन्विंस नहीं हो रहा है सामने से, राइट। बट यू हैव टू सी द रीजनेबल टाइम, कितना टाइम आप किस बात को दे रहे हैं ये देना, और उसको भी राइट टाइम देना जरूरी है, उसको टाइम देना भी जरूरी है सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इतना हरिड हैं, इतना हरिली बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, वो एकदम से कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप एक कैंडिडेट भी हैं तो भी इन चीजों का ध्यान रखें, ओके। और एक चीज और, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीइंग एन एचआर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, वैल्यू नहीं देना चाहते कैंडिडेट को कि बस हमने बता दिया इतना है, इसमें अब कोई फर्दर डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। इफ यू रियली वांट कि कैंडिडेट आपको ज्वाइन करे तो ये कोई तरीका नहीं है कि आपने अपनी बात कह दी, कैंडिडेट ने अगर नहीं मानी तो बस हम तो गुस्सा होके बैठ गए, यार ठीक है आ रहा है यार, नहीं आना है मत आ। ऐसे आप 1-2 हायरिंग्स कर सकते हैं, सारी हायरिंग्स नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ओके। सो मेक दिस हैबिट कि यू हैव टू गिव रीजनेबल टाइम टू द नेगोशिएशन। और आपकी कितनी राइट अथॉरिटी है ये तो आपको अपने मैनेजर से लेनी ही पड़ेगी कि आप कितना क्या ऑफर कर सकते हैं और कहाँ पर रोक सकते हैं और आगे फर्दर आप क्या एक्शन ले सकते हैं, ओके। सो ये मेरी तरफ से था, ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, कहीं लिखे हुए नहीं है। जब हम नेगोशिएशंस करते हैं तो ये चीजें सामने से होती हैं, लोग इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत बार बाद में भी कम्युनिकेशंस होते हैं, तो मैंने वो सारी टिप्स आपसे शेयर करी है। आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। और अगर कुछ और है तो आप मुझे जरूर मेंशन कर सकते हैं, मैंने कुछ मिस किया हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।